हेलो गाइस, वेलकम ऑन यू ड्रीम क्लासेस। मैं रुचि जैन आपको आज से बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। बायोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन क्लास 12 का चैप्टर। क्लास 12 का जो चैप्टर है इसकी यूनिट है रिप्रोडक्शन। इस यूनिट में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। चारों चैप्टर्स में से आज हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्या होता है, किस तरह से होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आज की जो हमारी यूनिट है वो है हमारी 6th यूनिट। इस 6th यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं 4 चैप्टर। 4 चैप्टर कौन कौन से हैं हमारे? जीवों में जनन, पुष्पपादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन एंड जनन स्वास्थ्य। इनमें से आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन एंड जनन स्वास्थ्य। ये चैप्टर्स ऐसे हैं, आप 12th क्लास में है तो भी आप इन्हें पढ़ सकते हैं, नहीं है तो भी आप इन्हें पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो आपको हर एक कंपटीशन लेवल में काम आएगी, आपकी नॉलेज में काम आएगी। प्लस अगर आप 11th क्लास में हैं या 10th क्लास में हैं, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए मस्ट है पढ़ना। तो आप अभी से अपनी नॉलेज को ग्रोथ कीजिए और ये चैप्टर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप 11th क्लास में भी हैं। ये आपकी नॉलेज को और अच्छे से बूस्ट करेंगे। एंड एनसीईआरटी बुक रामबाण मानी जाती है हमारे जो कंपटीशन एग्जाम है, मेडिकल एग्जाम लाइक नीट एंड अदर एग्जामिनेशंस में भी। हम चलते हैं हमारे चैप्टर्स की तरफ। हमारा फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन। जीवों में जनन चैप्टर में आप कुछ ऐसी बातें सोचेंगे, सुनेंगे जो आज से पहले आप नहीं सोच पाए। इसके बारे में आप जानकर थोड़ा जिज्ञासु रहेंगे कि हम ऐसा क्यों नहीं सोच पाए, ऐसा भी होता है क्या, हमने तो कभी इसके बारे में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। इस टाइप से आप इस चैप्टर्स को पढ़ के समझेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा पुष्पपादपों में लैंगिक जनन, यानी कि पुष्पपादपों में जो हमारे जो फूल है उससे फल का निर्माण किस तरह से होता है, वहां पर लैंगिक जनन किस तरह से होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मानव जनन। इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि नर जनन अंग एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जनन स्वास्थ्य। आप 12th में है या नहीं है, लेकिन जनन स्वास्थ्य इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है आपको आने चाहिए, बेसिक नॉलेज आपके खुद के लिए। बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं ये एंड इनके वेटेज भी हमारी 12th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से हैं एंड बहुत इजी भी है, तो इन्हें हम बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं जीवों में जनन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। जीवों में जनन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चैप्टर का नाम सुनते ही आपको इतना सोच लेना चाहिए कि जीवों में जनन होता ही क्या है, होता ही क्या है, जीवों में जनन क्यों होता है, जीवों में जनन की अनिवार्यता क्यों हुई और क्या सारे जीव ही जनन करते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। जीवों में जनन क्या है? जीवों में जनन क्या है? जीवों में अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? जीवों में जनन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे जितने भी जीव विशिष्ट हैं इनकी संख्या को बनाए रखने के लिए, यानी कि इनकी विभिन्नता को बनाए रखने के लिए, या फिर इनका जो इकोसिस्टम है उसको बनाए रखने के लिए इनकी संख्या में वृद्धि तो आवश्यक ही थी। अब वो अलैंगिक जनन हो या लैंगिक जनन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कि सारे जीव जनन करते हैं क्या? एक ही उद्देश्य है क्या पृथ्वी पर जनन करना? इन बायोलॉजी टर्म, नॉट अदर सब्जेक्ट टर्म्स। बायोलॉजी तो आपको यही बोलती है कि आपके जीवन का एक ही उद्देश्य है, सिर्फ जनन। लेकिन क्या सारे ही जीव जनन करते हैं? सारे जीव जनन नहीं करते हैं। कुछ ही जीव हैं जो जनन करते हैं, कुछ जीव जनन नहीं करते हैं। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जब भी आप इस चैप्टर को खोलेंगे तो आपको फर्स्ट पेज पे दिखेगा ब्रैकेट में 2 की पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक है अलैंगिक जनन, एक है लैंगिक जनन। मतलब खुद बुक आपको बोल रही है कि इस चैप्टर में आपको सिर्फ 2 ही चीजें पढ़नी है। एक है हमारा अलैंगिक जनन, एक है हमारा लैंगिक जनन। ठीक है,
उससे पहले हमें पता चल गया कि जनन क्या है। क्या है हमारा जनन? जीवों में अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता को हम जनन कहते हैं। उसके बाद में हमारा टॉपिक है जीवन। हमारा टॉपिक है जीवन काल, लाइफ स्पैन किस तरह से होती है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। लाइफ जीवन काल क्या होता है? जीव की जन्म से मृत्यु तक का समय। मृत्यु कैसी? प्राकृतिक। अब हम जन्म को तो ये नहीं बोल सकते ना कि प्राकृतिक जन्म, क्योंकि हमें पता है कि जन्म तो प्राकृतिक ही होगा। लेकिन जीव की जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु का जो समय होता है ना, उसको हम जीवन काल बोलते हैं। अब हम ऐसा तो नहीं ले सकते ना कि अगर कोई ह्यूमन है, उसकी 5 साल में डेथ हो गई या कोई 2 महीने का ही बच्चा मर गया, तो उसका जो जीवन काल था वो इतना ही था। नहीं, हम एक टोटल एवरेज लेते हैं कि ये हमारा जीवन काल है। जीवन काल से रिलेटेड हमें 2 से 3 पॉइंट समझने हैं सिर्फ। इसका आकार से कोई संबंध नहीं है। आकार से कोई संबंध नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि एक है हमारा तोता और एक है हमारा कौवा। दोनों लगभग देखने में सेम सेम लगते हैं, साइज उनका सेम सेम है, लेकिन उनका जो जीवन काल है ना वो अलग अलग है। जीवन काल दोनों का अलग अलग है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा एक आम का पेड़ और एक हमारा बरगद का पेड़। दोनों का आकार यानी कि विशालकायता लगभग एक जैसी है, लेकिन जो हमारा बरगद का पेड़ है 2500 साल जिंदा रहता है लगभग, और जो हमारा आम का पेड़ है 100 से 150 साल जिंदा रहता है। तो दोनों के आकार एक से हैं, लेकिन इनमें पाई जाने वाली जो विभिन्नता है वो अलग अलग है। किस में विभिन्नता? जीवन काल में विभिन्नता। अभी हमने देखा कि जीवन काल क्या था हमारा? जीव की जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय हमने क्या बोला? जीवन काल बोला। जीवन काल प्रत्येक जीव का एक विशिष्ट लक्षण है। जीवन काल कई दिनों से लेकर और कई हजारों वर्षों तक हो सकता है, लेकिन हमने इतना भी अभी देखा था कि जीवन काल आकार और जटिलता के अनुरूप कोई संबंध नहीं रखता है। देखते हैं हम किस तरह से। फर्स्ट इमेज देखिए, हमारा तोता और कौवा। तोते और कौवे का आकार लगभग समान होता है, लेकिन कौवे का जीवन काल कितना है? 15 वर्ष, और तोते का जीवन काल कितना है हमारा? 140 वर्ष। आकार समान है, लेकिन जीवन काल में कितना बड़ा अंतर है। उसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आम के वृक्ष का जीवन काल कितना है? 200 वर्ष, और पीपल के वृक्ष का जीवन काल कितना है? 2500 वर्ष। तो इनका आकार लगभग सेम है, लेकिन जीवन काल कितना है? बहुत बड़ा अंतर है दोनों के जीवन काल में। हमारा गुलाब का पौधा 5 से 7 साल जिंदा रहता है, तितली 1 से 2 हफ्ते, गाय 20 से 25 साल, केला 25 साल, हमारा कुत्ता 10 से 15 साल एवं हमारा हाथी 60 से 90 साल जिंदा रहता है। अब इनके आकार अलग अलग हैं एवं इनके जीवन काल भी अलग अलग है, और ये हमारा एक विशिष्ट लक्षण है। किसका विशिष्ट लक्षण है? हमारा जनन का विशिष्ट लक्षण। अब हमारी एनसीईआरटी की बुक में और भी इमेज दी हुई है, जैसे फल मक्खी, इसका जीवन काल कितना है? 30 दिन। बरगद के पौधे का जीवन काल कितना है हमारा? 200 से 300 साल। कछुआ, इसका जीवन काल कितना है हमारा? 100 से 150 वर्ष। घोड़ा हमारा है 60 वर्ष का। मगरमच्छ है हमारा 60 वर्ष का। धान यानी चावल हमारा होता है 3 से 4 मंथ का। तो हमने देखा कि जीवों के जीवन काल में कितना अंतर है, और यह हमारे आकार और जटिलता पर निर्भर नहीं करता है। अब हम इससे नेक्स्ट देखेंगे जनन के मूलभूत लक्षण क्या क्या हैं। अब हम देखने वाले हैं जनन के मूलभूत लक्षण
बेसिक फीचर्स क्या है हमारे जनन के लिए? जनन के लिए 3 बेसिक फीचर्स हैं हमारे। फर्स्ट है कोशिका विभाजन, सेकंड है हमारा कोशिकीय पदार्थों का द्विगुणन एंड थर्ड है हमारा जनन इकाइयों का निर्माण। तो हम हमारा फर्स्ट देखते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा समसूत्री कोशिका विभाजन। क्या होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका के समान होती है। मान लीजिए कि एक कोशिका है, उसमें 2n गुणसूत्र है। ये मात्र कोशिका है, यानी कि पेरेंट सेल्स है। जब ये अपना डिवीजन करेगी तो ये 2 सेल बनाएगी। अगर ये समसूत्री कोशिका से विभाजन हुआ है ना, इन कोशिकाओं में बनने वाले गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? समान होगी। समान होगी तो हमारा जीन विनिमय नहीं हुआ, पुनर्संयोजन नहीं हुआ, तो कोई नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं, किसी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं होती है। मतलब कि ये अपने माता पिता की हूबहू कॉपी होते हैं। इसलिए समसूत्री विभाजन को हम सम विभाजन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सम विभाजन। नेक्स्ट हमारा है कोशिका विभाजन का दूसरा प्रकार है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। क्या है हमारा नेक्स्ट प्रकार? अर्धसूत्री विभाजन। अब इसमें मतलब कि हमारे अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? कोई भी कोशिका है हमारी 2n। क्या है हमारी कोशिका? 2n। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। मतलब कि अगर कोई 2n है तो वो n हो जाएगा, यानी कि 46 गुणसूत्र है, किसी में 23 हो जाएंगे। अब कोई भी नई कोशिका बनेगी, यानी कि ये n किसी n से जुड़कर किसी नई कोशिका का निर्माण करेगा, तो उसमें क्या होगा? जीन विनिमय होगा, पुनर्संयोजन होगा, विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, नए प्रकार का जीव बनेगा और जीव अपनी मात्र कोशिका के समान नहीं होगा। तो ऐसा प्रकार का विभाजन क्या है हमारा? अर्धसूत्री विभाजन। आधी हो गई तो इसलिए इस विभाजन को हम क्या बोलते हैं? न्यूनकारी विभाजन। क्या बोलते हैं हम? तो अगर हमें आनुवांशिकता चाहिए, आनुवांशिक विभिन्नता चाहिए किसी जीव में, तो हमें किस प्रकार का विभाजन करवाना है? हमारा न्यूनकारी विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन करवाना है। अगर हमें कॉपी चाहिए हूबहू, तो कॉपी हमें कहां से मिलेगी? समसूत्री विभाजन से मिलेगी। आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट कोशिकीय पदार्थों का द्विगुणन। अगर कोई भी कोशिका गुणन करेगी, मतलब कि अपनी संख्या में वृद्धि करेगी, अपने आकार में वृद्धि करेगी, तो उसके पास जो उनके आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स है, इनकी संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी ना, तभी तो वो 2 कोशिका बना पाएगी या 4 कोशिका बना पाएगी विभाजन के द्वारा। अगर वो अपना द्विगुणन नहीं करेगी तो वृद्धि नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है हमारा जनन इकाइयों का निर्माण। जनन इकाइयों का निर्माण, मान लीजिए युग्मक या फिर कोई बर्ड या कोई कोशिका जो कि जनन का काम करेगी, अगर उसका निर्माण नहीं होगा तो जनन नहीं होगा। अब इन जनन इकाइयों का निर्माण किस तरह से हो सकता है? एक हमारे रूपांतरीय प्ररोह से हो सकता है, एक हमारे अरूपांतरीय प्ररोह से हो सकता है। किसी भी तरह से हो, जनन इकाई का निर्माण नहीं होगा तो जनन नहीं होगा। अगर जनन इकाई नहीं बनती है तो जनन नहीं होगा, तो वो क्या है? हमारा निर्जीव है। बेसिक फीचर है हमारे सजीव होने का कि अगर आप जनन करेंगे तो आप सजीव हैं, नहीं तो आप निर्जीव हैं। अब हम देखेंगे जनन के प्रकार क्या होते हैं, जो कि हमारा जो बुक है उसमें पेज नंबर 1 पे दिया हुआ है कि इस चैप्टर में आपको की पॉइंट्स में दिया हुआ है कि 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि जनन के प्रकार क्या होते हैं। जनन को आप वैसे तो 3 प्रकार का बोल सकते हो, लेकिन हम 2 ही पढ़ेंगे। आपको पता चल जाएगा तीसरा प्रकार किस तरह से है,
और क्यों है, क्यों बोला जाता है। चलो अब हम देखते हैं जनन दो प्रकार का होता है। एक है हमारा अलैंगिक जनन, एक है हमारा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन क्या है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है हमारे एंड हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, छोटे छोटे की पॉइंट्स पढ़ने हैं हमें कि इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। फर्स्ट, एक जन की प्रक्रिया होगी, क्या होगी, एक जन की प्रक्रिया, यानी कि आपको या तो नर चाहिए या मादा चाहिए। वैसे नर की ज्यादा तक जरूरत नहीं होती है, जो जीव अलैंगिक जनन करते हैं उन्हें तो सिर्फ एक जन की प्रक्रिया है ये, यानी कि एक ही जनक चाहिए, आपको दूसरा पार्टनर नहीं चाहिए अलैंगिक जनन में। समय कम लगता है, समय की भी बचत हो रही है, समय की बचत हो रही है, हमारे जो हमारे कोशिकीय पदार्थ होते हैं उनकी बचत हो रही है हमारे। इसमें युग्मक निर्माण तो होता है लेकिन युग्मक संलयन नहीं होता। ये हमारा क्या है अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन के बाद में आपको एक और चीज समझनी है, वो क्या है, लैंगिक जनन देख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक, फिर हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में आने वाला लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन क्या है, द्विजन की प्रक्रिया है, हमें दो पार्टनर चाहिए होते हैं, एक नर और एक मादा। इसमें समय काफी अधिक लगता है, युग्मक निर्माण होगा और युग्मक संलयन भी होगा। युग्मक संलयन की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। अब आप सोचिए कि दो प्रकार के जनन थे, एक है अलैंगिक जनन, एक है लैंगिक जनन, लेकिन ऐसा क्या चाहिए था प्रकृति को कि जहां समय कम लग रहा है, जहां पे सामान कम लग रहा है, हमें किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी प्रकृति में अलैंगिक जनन को इतना महत्व ना देकर लैंगिक जनन को महत्व दिया। क्यों दिया, ऐसा क्या था जो अलैंगिक जनन में नहीं था लेकिन लैंगिक जनन में था। वहां विभिन्नताएं हैं, प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, टाइम ज्यादा लग रहा है, मटेरियल ज्यादा लग रहा है, फिर भी जीवों में हमें लैंगिक जनन की जरूरत पड़ी। अलैंगिक जनन को हम अवॉइड करते हैं, यानी कि अलैंगिक जनन किस में होएगा, हमारे जो निम्न कोटि के जीव हैं, जैसे मोनेरा है, प्रोटिस्टा है। मोनेरा में कहा हमारे जीवाणुओं में, और प्रोटिस्टा में कहा हमारे अमीबा एंड पैरामीशियम में, एंड और भी निम्न कोटि के जीव हैं उनमें ही अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन नहीं होगा। लैंगिक जनन हमारा कहाँ होगा, उच्च कोटि के जीवों में। लेकिन ऐसा क्या था, क्या चाहिए था प्रकृति को कि हमने लैंगिक जनन को चूज किया, जबकि हम तो ऐसा करते हैं ना, जहाँ कीमत कम है या टाइम कम लग रहा है उस चीज को चूज करते हैं। तो क्या हुआ कि लैंगिक जनन में हमें विभिन्नताएं मिलती है, यानी कि न्यू प्रोडक्ट्स मिलते हैं, न्यू सोच मिलती है, न्यू जनरेशन मिलती है। इसलिए हमारी प्रकृति ने क्या किया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चूज किया है। अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चूज करता तो सबके सब हूबहू कॉपी होते, मैं अपनी मम्मी की, आप अपने मम्मी की, फिर वो अपने मम्मी की, कोई नई जनरेशन तो बनती ही नहीं, थॉट डेवलप नहीं होते, उनके काम भी एक तरह से होते, उनकी हैबिट्स भी एक जैसी होती, तो कुछ नया निर्माण नहीं हो पाता। इसलिए हमारी प्रकृति ने क्या किया है, हमारा लैंगिक जनन चूज किया है। अब हम देखेंगे कि क्लोन क्या होता है। चलो अब हम देखेंगे क्लोन क्या होता है। क्लोन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्लोन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्या होता है कि अलैंगिक जनन में बनने वाली जो भी जीव है वो अपने मातृ कोशिका यानी कि पेरेंट्स के हूबहू कॉपी होते हैं। इन कॉपी को क्लोन कहते हैं। क्लोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आनुवांशिकी रूप से और
कार्य रूप से जनक के समान होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। हाँ, एक और टॉपिक हमारा रह गया। टॉपिक क्या पॉइंट है छोटा सा, वो स्किप हो गया, तो हम उससे वापस ले लेते हैं। कुछ जीव हमारे अमर होते हैं, इमॉर्टल जिन्हें हम बोलते हैं, यानी कि ये कभी नहीं मरेंगे। तो क्या आप सोचो ऐसा कुछ होगा जो कभी खत्म ही नहीं होगा पृथ्वी पर? ऐसा कोई जीव है जो कभी खत्म ही नहीं होता? टाइम लो अपना, सोचो। हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। हमारा अमीबा है, ये हमारा अमीबा जिसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, ये उसका न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस और ये इसका कोशिका द्रव। जैसे ही इसके आकार में वृद्धि हुई, ये इसके आकार में वृद्धि हो गई, तो इसके कोशिका द्रव्य का नियंत्रण कम हो गया। कौन नियंत्रित नहीं कर पाया? केंद्रक नियंत्रित नहीं कर पाया कोशिका को। केंद्रक ने क्या किया? विभाजन कर दिया। वापस केंद्रक विभाजित हो गए एंड यहां से विभाजन होके हमें दो नए अमीबा बन गए। अब ये मैंने आपको क्यों बताया? देखो, यहां पर पेरेंट चेन से दो संततियां बन गई हैं, लेकिन इन संततियों में ऐसा कुछ हुआ कि पेरेंट बचा क्या? इसकी कोई डेड बॉडी मिली आपको? नहीं मिली ना। इसका कोशिका द्रव्य विभाजित हो गया, यानी कि इसकी मृत्यु नहीं हुई, ये अमर है। जो हमारे निम्न जीव हैं जिनमें कोशिका विभाजन पाया जाता है, जो द्विविभाजन करते हैं, है ना, दो समान भागों में विभाजित हो जाते हैं, उन्हें हम अमर बोल सकते हैं। लेकिन अदर जो उच्च कोटि के जीव है उनमें कोई भी अमर नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन के प्रकार क्या है, उसकी विधियां क्या है, उनके बारे में। हमारी बुक में इनके नेम नहीं दिए हुए हैं। हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें इसके डायग्राम्स दिए हुए हैं। एनसीईआरटी की बुक में एक एक चीज दी हुई है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम देखते हैं कि उसकी विधियां क्या है। हमारी विधियां हैं, फर्स्ट है द्विभाजन। द्विभाजन को क्या बोलते हैं? हम इन इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। अब ये किस में होता है? हमारे होता है ये मोनेरा किंगडम है ना जो हमारा, इसमें क्या आते हैं? हमारे जीवाणु। और हमारे किस में होता है? ये प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में हमारे कौन आते हैं? हमारे प्रोटिस्टा में आते हैं हमारे अमीबा एंड पैरामीशियम। अब इसमें क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। हमारे यहाँ इन्होंने दिया हुआ है कि जो हमारा अमीबा होता है, ये क्या करेगा? हमारे न्यूक्लियस का एलोंगेशन करेगा, मतलब हमारा न्यूक्लियस क्या करेगा? बड़ा हो जाएगा। हमारा न्यूक्लियस बड़ा होने के बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 अमीबा का निर्माण हो जाएगा। इसमें क्या हुआ कि जो हमारी मात्र कोशिकाएं है वो 2 संततियों में विभाजित हो गई। तो इस प्रकार का जनन क्या है? हमारा द्विभाजन है। अब हमारा नेक्स्ट है मुकुलन। मुकुलन को हम बोलते हैं बड़ी। मुकुलन को हम क्या बोलते हैं?
मणि। किस में होती है ये? हाइड्रा में। इसका अभी मैं आपको डायग्राम बता दूंगी और किस तरह से होता है वो भी बता दूंगी। उसके अलावा हमारे होता है बीजाणु जनन और कायिक जनन। क्या होता है हमारा? थर्ड क्या है हमारा? बीजाणु जनन। फोर्थ क्या है हमारा? कायिक जनन। बीजाणु जनन होता है हमारे स्पोर्स में, जैम्यूल्स में। उसका मैं आपको डायग्राम बता दूंगी। उससे पहले हम देख लेते हैं कायिक जनन। कायिक जनन होता है हमारे पादपों द्वारा। चलो एक पादप का डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको किस तरह से होता है कायिक जनन। ये हमारा प्लांट है। अब इसमें क्या होगा? हमारे जड़, तना, पत्ती और होते हैं हमारे पुष्प। ये जो हमारे पुष्प है ना, ये है हमारे लैंगिक जनन के अंग। यानी कि अगर पादप में कहीं लैंगिक जनन होगा तो वो कहाँ पे होगा? हमारे पुष्प में होगा। बाकी के हमारे ये जड़, तना, पत्ती हैं, यहाँ पे होता है हमारा अलैंगिक जनन। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जनन के हम 3 प्रकार भी बोल सकते हैं। अगर आप उसे अलैंगिक, लैंगिक और कायिक बोले तो भी कोई गलत नहीं करेगा। अगर आप अलैंगिक जनन में ही कायिक जनन बोले तो भी ठीक है, क्योंकि अलैंगिक जनन का भाग ही है हमारा कायिक जनन। अब जड़, तना, पत्ती क्या करती हैं? प्रवर्ध का निर्माण करती हैं, जिन्हें कि प्रोपिग्यूल बोला जाता है। ये जड़, तना, पत्ती प्रवर्ध बनाती है। प्रवर्ध आगे विभाजन करके नए पादप का निर्माण करता है। किस तरह से होता है? जड़, आलू, अदरक, शलजम, शकरकंद, है ना, इनमें हमारे किस तरह से होता है? जड़ द्वारा निर्माण होता है। तना, तने किस में? हमारा आलू, ठीक है। पत्ती, ब्रायोफिलियम और हमारी एस्परेगस। तने का एग्जाम्पल है हमारा डहेलिया। इनके हम एक एक एग्जाम्पल और अच्छे से एनसीईआरटी की बुक से अभी हम करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल और दिए हुए हैं हमारी बुक में। ये है हमारा हाइड्रा, ये रहा हमारा हाइड्रा, ये हमारा क्लेमाइडोमोनास, ये हमारा पेनिसिलियम और ये है हमारे जैम्यूल्स। अब पहले देखते हैं हम जैम्यूल्स में क्या होता है। ये जो है ना स्वच्छ जलीय जीव होते हैं। जब स्पॉन्जियोला में प्रतिकूल परिस्थितियां आती है ना, जनन शरीर के अंदर ही अंदर कई सारी कलिकाएं बनती है। देखो इस तरह की कई सारी कलिकाएं बन जाती है। इनकी आंतरिक कलिकाओं को हम क्या बोल देते हैं? जैम्यूल्स बोल देते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर प्रत्येक जैम्यूल नए जीव का निर्माण कर देता है। नेक्स्ट है हमारा बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन विशिष्ट जन की संरचना जैसे बीजाणु के निर्माण के द्वारा होता है। अब बीजाणु किस में बनते हैं? अपने क्लेमाइडोमोनास में बनते हैं। क्लेमाइडोमोनास में बनने वाले बीजाणु क्या है? चल बीजाणु है, यानी कि ये गमन करते हैं। क्या करते हैं? ये गमन करते हैं। ये हमारा पेनिसिलियम, जहाँ क्या होता है? कॉनिडिया का निर्माण होता है और ये भी बीजाणु है, लेकिन ये किस प्रकार के बीजाणु हैं? हमारे अचल हैं। ये हमारा हाइड्रा, हाइड्रा में कलिका का निर्माण होता है। ये कलिका बड़ी होती है। जैसे ये कलिका बड़ी होती है तो नए जीव का निर्माण कर लेती है और 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण। हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल है हमारा आलू का, फिर है हमारा अदरक का, फिर एग्जाम्पल है ये हमारा अवैक का, ब्रायोफिलियम का एंड जल हाइथिंग, जिसमें कि भूस्तारिका द्वारा कायिक जनन होता है। आलू में क्या होता है कि आलू की जो हमारी कलिकाएं हैं वहाँ से बर्ड निकलती है, ठीक है, बर्ड्स कलिकाएं निकलती है, जिन्हें हम आलू की आँख कहते हैं। जब इसे हम काट कर किसी अलग जगह पे रोपित कर देते हैं तो यहाँ से नए पादप का निर्माण होता है। अब ये जो आलू है ये हमारे कंद है। कंद ट्यूबर भूमिगत तना होता है जिसके द्वारा हमारे भोजन का संग्रहण होता है। भूमिगत तने की शाखा का अग्रस्त भाग है
जो भोजन एकत्रित करने के कारण फूलकर मोटा हो जाता है। इसकी पर्व संधियों या कलिकाओं पर आँखों या बड़ों का निर्माण होता है। जब आँख युक्त तना कंद इसके एक भाग को भूमि के अंदर रखता है तो ये कलिकाएं क्या हो जाती है, अंकुरित हो जाती है और नए पादप का निर्माण हो जाता है। उसी तरह हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अदरक। अदरक में देखिए इस तरह से बहुत सारी पर्व संधियाँ दी हुई होती है, कलिकाएं होती है और अपस्थानिक मूल्य होती है। अब ये प्रकंद का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? प्रकंद, राइजोम का एग्जाम्पल है। यह प्रमुख भूमिगत बहुवर्षीय तना है। पर्व संधियों पर उपस्थित कलिकाएं वृद्धि के लिए अनुकूल ऋतु, यानी कि जब इनका मौसम आ जाता है ना, अनुकूल मौसम आ जाता है, में नए वायवीय प्ररोह के रूप में नए भागों का निर्माण करती हैं और ये नए भाग जो कलिकाएं हैं ये नए पादप का निर्माण करती है। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा आवेग। आवेग जिसको हम क्या बोलते हैं? बुलबुल। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से नए पादप का निर्माण होता है, ये भी अपना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा पत्ती द्वारा कायिक जनन। पत्ती द्वारा कायिक जनन किसमें है? हमारा ब्रायोफिलियम पत्तर चट्टा। इनकी जो ये पत्तियां है ना, ये इनमें क्या होती है? एड्स होती है, यानी कि इस तरह से खांचे बनी हुई होती है। जब ये नमी के संपर्क में आती है ना तो नई पत्रिका का निर्माण करती है, नए पादप का निर्माण होता है। किस में होता है? हमारे ब्रायोफिलियम में होता है। इसके अलावा जो पत्तियों द्वारा जनन है उसके एग्जाम्पल है हमारा एडिएटम, जिसे कि घुमक्कड़ फर्न बोलते हैं, बिगोनिया एवं कुचेल में भी ऐसा होता है। नेक्स्ट है हमारा जल हाइसिंथ। जल हाइसिंथ स्कॉर्निया क्रिस्पिस, जिसे हम क्या बोलते हैं? बंगाल का आतंक बोलते हैं। इसे बंगाल का आतंक क्यों बोलते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। ये है हमारा स्कॉर्निया क्रिस्पिस, जो कि वाटर हाइसिंथ के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कि बंगाल का आतंक बोला जाता है। अब इस सुंदर से दिखने वाले प्लांट को बंगाल का आतंक क्यों कहा गया? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना जान लो कि ये जो वाटर हाइसिंथ है इसमें तीव्र गति से कायिक जनन करने की क्षमता पाई जाती है। ये हमारे बंगाल का नहीं था, इसे हम कहीं विदेश से लेकर आए। क्यों? क्योंकि इसके सुंदर सुंदर फूल, इसकी पत्तियां बहुत प्यारी लगती थी देखने में, जिस कारण हम इसे बाहर से ले आए और हमने बंगाल के जलाशयों में लाकर लगा दिया। लेकिन ये पादप था कायिक जनन करने वाला। कायिक जनन बहुत तीव्र वृद्धि से करता था, जिसके कारण इसने पूरे जलाशयों पर फैलकर कायिक जनन करना स्टार्ट कर दिया। कायिक जनन करने के बाद इसने क्या किया कि जो अपने जलाशय है उनमें पाए जाने वाली ऑक्सीजन को ये खींच लेता था, अपने अंदर सोख लेता था, जिससे क्या हुआ कि जो वहां के जलीय जीव थे जैसे मछलियां, उनकी वृद्धि होने लगी। आपको पता है कि बंगाल में क्या है, पूरा भोजन आदि किस पर डिपेंड करता है? हमारा मछलियों पर। मछलियों की मृत्यु होने लगी तो जलाशय खराब होने लगा, वहां की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी, वहां पे भुखमरी पैदा हो गई मछलियों के मरने के कारण। इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहा गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? जहां ये था वहां इतने तीव्र गति से वृद्धि नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? कोई भी चीज जहां होती है ना, वहां उसका कोई ना कोई प्राकृतिक प्रतिरोधक होता है, यानी कि उसका लिमिटेशन होता है, निरोधक करता होता है, जो उसे वृद्धि नहीं करने देता। हम वहां से इसे ले तो आए, लेकिन यहाँ इसका कोई निरोधक करता नहीं था। ये बहुत तीव्र रूप से वृद्धि कर रहा था, जिसने एक विकराल रूप धारण कर लिया और जिसके कारण इसे क्या कहा गया? बंगाल का आतंक कहा गया। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हमारे जो भी टॉपिक्स रह गए हैं। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक एंड आप कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप कौन सी क्लास के हैं, आप किस से रिलेटेड यहाँ पर पढ़ रहे हैं। नीट के लिए पढ़ रहे हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट है या 12th क्लास के स्टूडेंट है, बोर्ड है आपका, बोर्ड है तो आपका कौन सा बोर्ड है, ताकि मैं उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे एमसीक्यूज, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक और भी अच्छे से समझा पाऊँ, ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ। हैव अ गुड डे, गुड बाय एंड टेक केयर।